Very good morning. I'm sorry for the delay. मुझे 9:05 में तो शुरू कर देना चाहिए था। 5-7 मिनट देर हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। आई थिंक आज भी ओपन क्लास है शायद, क्योंकि यूट्यूबर्स भी दिख रहे हैं इस पे, तो मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया जाता है। भूगोल ज्योग्राफी ऑप्शनल हिंदी माध्यम में स्वागत है। दो क्लासेस मैंने समकालीन समस्याएं इस विषय पर ली है और इन दो क्लासेस में नेचुरल क्लैमिटी, नेचुरल हैजार्ड्स, प्राकृतिक आपदा क्या है, इस पर थोड़ी सी बात की थी और एक विषय अर्थक्वेक मैंने पढ़ाया था। अर्थक्वेक भूगर्भ शास्त्र के संबंध से नहीं बल्कि समकालीन आपदा के रूप में उसको करवाया था। आज डिजास्टर मैनेजमेंट आपका जीएस में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। तो जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनके विषय में जानना, उनकी क्रियाविधियों को समझना, उनके कारणों का विश्लेषण करना, ये सब ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट पूरी तरह से ज्योग्राफी का विषय होगा। किन नीतियों के द्वारा उन डिजास्टर्स को कंट्रोल किया जाए, नियंत्रित किया जाए, उनका प्रबंधन किया जाए, इन नीतियों को भी पढ़ना होता है। जैसे अर्थक्वेक में प्रेडिक्शंस के मॉडल हैं। मैंने आप लोगों को अर्थक्वेक पढ़ाया है, उसमें अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ने जाओगे, अर्थक्वेक को एक डिजास्टर के रूप में पढ़ने जाओगे, तो अर्थक्वेक के प्रेडिक्शंस के मॉडल्स होते हैं और उन सभी मॉडल्स को जानना पड़ेगा आपको। और हमने भारत को 5, मुख्य रूप से 4 जियोलॉजिकल प्रदेशों में बांटा, जहां पर भूकंप की संभावनाएं हैं और कितने रिक्टर स्केल पे संभावनाएं हैं, कितनी संभावनाएं हैं मर्केली स्केल पे, ये सब मैंने आपको दर्शाया है। प्रेडिक्शन कैसे होगा, अर्थक्वेक का प्रेडिक्शन कैसे होगा? अर्थक्वेक का प्रेडिक्शन होगा हाइड्रोकेमिकल रिपरकसर्स, जल रासायनिक रिपरकसर्स के माध्यम से किया जाता है। तो जो पिछला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था अर्थक्वेक, उसमें अर्थक्वेक के मैनेजमेंट के परिप्रेक्ष्य से उसके प्रेडिक्शन, मैनेजमेंट में 2 चीजें आएंगी। ए, अर्थक्वेक का प्रेडिक्शन कैसे किया जाए, और बी, अर्थक्वेक आने के पहले प्री डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे किया जाए, डिजास्टर के आने के पहले क्या किया जाए, और फिर जब डिजास्टर स्ट्राइक करती है किसी प्रदेश को तो उसके बाद क्या होना चाहिए। तो एक है प्रिवेंटिव मेजर्स, एक है प्रेडिक्टिव। पहला है प्रेडिक्टिव मेजर्स, यानी पूर्व घोषणा करना। दूसरा क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स, आने के पहले प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी आपदा के आने के पहले आप किस प्रकार का प्रबंधन कर रहे हो। जैसे लोगों को इवैक्यूएट करना उस क्षेत्र से, संपत्ति का मिनिमम नुकसान हो, मवेशियों का मिनिमम नुकसान हो, अर्थक्वेक आने के पहले वहाँ से सबको, या उस एरिया का बिजली कट करना, वाटर रिजर्वायर्स है तो उसको थोड़ा हल्का कर देना, यानी उसका पानी वहाँ से निकाल देना। बहुत सारा लिस्ट होता है।
तो जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज होते हैं उसमें पहला डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या स्टेप होना चाहिए? पहला होना चाहिए प्रिडिक्टिव मॉडल्स का प्रयोग। दूसरा होना चाहिए प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंट कैसे करना है, या उसको हम लोगों ने क्या कहा, प्री डिजास्टर मैनेजमेंट। अब है पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। जब अर्थक्वेक स्ट्राइक कर गई है तो उसके बाद मैनेजमेंट, जन मन तन धन की हानि हो गई, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना है, लोगों को रिहैबिलिटेट करना है, पुनर्वास करना है लोगों का, और देखना होता है कि स्ट्रक्चरल डैमेजेस कितना हुआ है। सबसे ज़्यादा तो स्ट्रक्चरल डैमेज, टोपोग्राफिकल डैमेज, स्थलाकृतियों में भी कई बार परिवर्तन हो जाता है, भ्रंश बन गया पूरे एरिया में, चट्टानों में चटकन, क्रैकिंग, इस तरह का देखा जाता है। कई बार तो अर्थक्वेक स्ट्रांग होने पे उस एरिया से वल्केनिज्म भी शुरू हो जाता है, मड फ्लो भी शुरू हो जाता है, धरती से लावा निकलने न लगे, ऐसी भी घटनाएं देखी गई है। डिपेंड करता है कि अर्थक्वेक का इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड किस प्रकार का है। तो सिंपल सा इसमें आप लोगों को रखना है कि अर्थक्वेक एक डिजास्टर है, उसके मैनेजमेंट के लिए ए प्रेडिक्टिव मॉडल्स का प्रयोग, प्रेडिक्शन कैसे होगा, पूर्व घोषणा कैसे करेंगे कि अर्थक्वेक कहाँ पर आएगी, पी सेंटर कहाँ होगा, कितना घातक होगा, कितना एक्सपेक्टेड है कि वो डैमेज करेगा, मर्केली स्केल कितना आ सकता है, रिक्टर स्केल पे कितना आ सकता है, एम स्केल पे कितना आ सकता है, ये सब का प्रेडिक्शंस करना पहले। अब प्रेडिक्शंस पहला चरण है, तो उसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले होता है ए स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। समझे? आप इस लिस्ट को बना सकते हो, लिख लो अर्थक्वेक मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में सबसे पहला है अर्थक्वेक मैनेजमेंट, आप लिखना शुरू कर दो। अर्थक्वेक मैनेजमेंट कैसे करेंगे? पिछले क्लास का ही कॉन्टिन्यूटी है ये, इसलिए अगर अभी आप फ्रेश इस क्लास में आए हो कोई भी, तो इसका पीछे का क्लास 2 देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आज कोई फ्रेश क्लास नहीं है, बल्कि 2 दिन पहले प्रारंभ हो चुका है। आज ये 3rd क्लास होगा। तो इसमें आप लिखो प्रेडिक्टिव मेजर्स, पूर्व घोषणा के की क्रियाविधियां के उपाय, और पूर्व घोषणा के उपाय और क्रियाविधियों में सबसे पहले आएगा स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, यानी जीवों के, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। अब इसमें बहुत सारे जीवों का अध्ययन किया जाता है, जैसे रोडेंट्स का किया जाता है, बिलकारी जीवों का किया जाता है, सांप है, रोडेंट्स हैं, चूहा है, तो ये बिल से बाहर निकलने लगते हैं। अब लिखना होगा, यही सब लिखना होगा, आप इसको पढ़ लेना, देख लेना कहीं पे, इसमें कुछ है ही नहीं, ना कुछ साइंस है ना कुछ। पक्षियों का बिहेवियर होता है, उड़ने लगना, या कुत्तों का बिहेवियर होता है, तो एनिमल बिहेवियर को भी पढ़ा जाता है, देखा जाता है अर्थक्वेक आने के पहले। दूसरा हमने आपको बताया कि हाइड्रोकेमिकल रिपरकसर्स, हाइड्रोकेमिकल रिपरकसर्स का अध्ययन का अर्थ है कि जैसे मान लो कि अंडरग्राउंड वाटर है, तो अंडरग्राउंड वाटर में जो मिनरल्स का और गैसेस का कंसंट्रेशन होता है, उसमें चेंज होने लगता है। जो हाइड्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज हैं जल का, भौम जल का, सतही जल का, उसमें परिवर्तन देखा जाता है। मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, डिसॉल्व भी ज़्यादा होने लगता है, तो इसको कहते हैं हाइड्रोकेमिकल रिपरकसर्स। लिख लो इसको भी। तीसरा होता है टेम्परेचर चेंज, चट्टानों के तापमान में परिवर्तन। अर्थक्वेक आने के पहले चट्टानों के तापमान में
5 से 10 डिग्री तापमान की वृद्धि पाई जा सकती है, क्योंकि अर्थक्वेक है क्या, हो तो काइनेटिक एनर्जी है। तो एनर्जी का जब फ्लो होगा, एनर्जी इन वेव मोशन का जब फ्लो होगा, तो उससे जो कॉम्प्रेशन क्रिएट होता है, या कई बार वॉल्केनिक यानी ज्वालामुखीय कारकों से संभावित रहता है कि अर्थक्वेक उत्पन्न हो, है ना। मैग्मा के इंट्रूजन से, मैग्मा अंतर्भेदी मैग्मा के प्रवेश से भी कई बार होता है कि अर्थक्वेक उत्पन्न हो। तो इस दशा में क्या होता है कि तापमान उस क्षेत्र के चट्टानों का कहीं पे 2 डिग्री, कहीं 5 डिग्री, कहीं 10 डिग्री तक तापमान में भी अंतर आ जाता है। तो आप इसको लिखो, तीसरा ताप में परिवर्तन, चट्टानों के तापीय दशा में परिवर्तन, 5 से 10 डिग्री तक वृद्धि हो जाती है, और 24 घंटे के पहले आपको पता चल जाएगा कि अर्थक्वेक आने वाला है। फिर ऑयल, जो पेट्रोलियम वेल्स होता है, जहां तेल के कुएं होंगे, अगला पॉइंट है तेल के कुएं। तो तेल के कुएं में उफान आना और तेल के कुएं का लेवल ऊपर आना, उसका जो स्तर होता है वो भी ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, उठने लगता है। तो ये ऊपर की तरफ उठने का मतलब है कि वहां पर नीचे कहीं ना कहीं प्रेशर काम कर रहा है, कुछ ना कुछ दाब काम कर रहा है, कुछ ना कुछ एनर्जी का फ्लो बन रहा है। तो तेल के कुओं के बिहेवियर के दशा से भी, दशा परिवर्तन से भी ज्ञात होता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। तो मैंने कितना बता दिया पॉइंट। पहला है एनिमल बिहेवियर, जंतुओं का व्यवहार। दूसरा है हाइड्रोकेमिकल रिपरकसर्स, जल रासायनिक परिवर्तनशीलता। तीसरा हमने आपको बताया तापमान में वृद्धि, चट्टानों के तापमान में वृद्धि। चौथा हमने आपको बताया कि ऑयल वेल्स में कैसे ऊपर की ओर उठ जाता है, वो लेवल उठता है, बहुत सारा है। फिर आपको मैंने पिछली क्लास में समझाया था सिस्मिक गैप के बारे में, तो यहां भी आप लिख सकते हो, सिस्मिक गैप के माध्यम से भी अर्थक्वेक का प्रेडिक्शन किया जाता है। सिस्मिक गैप क्या है, ये मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था। भारत में भी 3 सिस्मिक गैप की बात की थी, सेंट्रल गैप, असम गैप, किन्नौर कुमायूं गैप। 3 गैप्स हैं जहां पर संभावित है कि वहां पर पुनः अर्थक्वेक आएगा और मैसिव अर्थक्वेक आएगा। तो सिस्मिक गैप को भी आप यहां लिख सकते हो अर्थक्वेक के प्रेडिक्शन में। तो प्रेडिक्शन के कई सारे मॉडल्स हैं। वैसे अर्थक्वेक के विषय में एक बात निष्कर्षतः ये जरूर लिखना है कि संभावित नहीं, मतलब ये ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप प्रेडिक्शन कर ही पाओगे। अभी भी कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी नहीं है साइंस का जो कि अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट कर दे। अब इसके बाद होता है कि भाई प्री डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होगा। तो ये सब बहुत आसान है, आप लोग सोच करके और खुद इसको लिख लेना, हमारा टाइम इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इसमें क्या होगा, मान लो आप पता है कि चलो रांची में अर्थक्वेक आने वाला है, या मालूम है कि नेपाल काठमांडू में अर्थक्वेक आने वाला है, तो आप क्या करोगे, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, एनडीए में क्या स्टेप लेगी। अगर पता हो कि मान लो दरभंगा में अर्थक्वेक आने वाला है, बिहार में नॉर्थ प्लेन में, दरभंगा इसलिए बोला क्योंकि वहां पे आने का संभावना है, असम में आने वाला है अर्थक्वेक, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इवैक्यूएशन करोगे, वहां से लोगों को विस्थापित करोगे, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अधोसंरचना है, उसको बचाने के लिए क्या, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को कट करना, वहाँ के रिजर्वायर या जो जलाशय हैं, जो जल के उसका पानी का लेवल को कम करना, ये सारे मेजर्स लिए जाते हैं। कैटल्स को सुरक्षित जगहों पे ले जा करके रखना, सिर्फ इंसान को ही नहीं, कैटल्स को, कैटल भी हमारा वेल्थ है। और स्ट्रक्चर्स मान लो बने हुए हैं, तो स्ट्रक्चर्स को मैकेनिकल सपोर्ट, एक्स्ट्रा सपोर्ट देने की कोशिश करना। मालूम है यहाँ अर्थक्वेक आएगा और कोई 30 मंजिला टावर बना हुआ है, तो उसमें मैकेनिकल सपोर्ट को बढ़ाना, उसको और,
फिर भूकंप रोधी बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, तो आप भूकंप क्षेत्र जहां पर है उसको भूकंप रोधी बिल्डिंग्स बनाइए। इस तरह का डिस्कशन है, इसमें ऐसा कुछ साइंस नहीं है जो मुझे लगता है कि पढ़ाने की आवश्यकता है। मेरा सिर्फ उद्देश्य था कि हम आपको मार्गदर्शन कर दें कि करना क्या है इसमें। अब पोस्ट अर्थक्वेक मेजर्स क्या होगा, अर्थक्वेक आने के बाद क्या होगा, तो क्या लिखोगे बताओ। लोगों का पुनर्वास करना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को अब सही करना, फिर वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ को बढ़ाना, डैमेज कंट्रोल करना, रिकंस्ट्रक्शन करवाना, रोड को सही कराना, यही सब। और क्या होगा, रिजर्वायर को क्रैक आ गया है तो उसका उसको रिकंस्ट्रक्ट करना। तो यही होता है। अगर आप एनडीएमए के पेपर को पढ़ोगे तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला आपको। कुछ इसमें ऐसा साइंस से रिलेटेड या बहुत मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। सिविल इंजीनियरिंग का कुछ यहाँ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सामान्य अध्ययन है। अब मान लो कि सिविल इंजीनियरिंग में आपको पढ़ना होगा, तो वहाँ जाकर के ये साइंस की तरफ ज़्यादा हो जाता है कि कैसे डैमेज कंट्रोल करना है, रिजर्वायर में क्या करना होगा, रिजर्वायर में थिकनेस कितना होना चाहिए, तो मास वेट ये सब कैलकुलेशंस हो जाएगा, वो आपको नहीं करना है। हम लोग आते हैं आज के विषय पे, और आपदा में एक बहुत ही विभत्स आपदा है जिससे भारत का 5.56 लाख स्क्वायर एरिया प्रभावित है, जो बहुत बड़ा एरिया होता है। और 16% एरिया ड्राउट प्रोन है भारत में। 16% भारत में ड्राउट प्रोन एरिया है। आपको कुछ आज हम फैक्ट्स देने वाले हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कि भारत में इरिगेशन का सिस्टम कितना कम विकसित है, सिंचाई की सुविधा कितनी कम विकसित है, और सूखे की संभावना, सूखे का प्रभाव, सूखे की विभीषिका कितनी बड़ी होती है, कितनी विशाल होती है। तो हमारा दूसरा चैप्टर होगा सूखा। आप लिखो ड्राउट, लेकिन पहले ड्राउट को समझते हैं। भाषण देने का मन कर रहा है, यूट्यूब पे ओपन कर देते हो तो भाषण देने का ज़्यादा मन करने लगता है। दिल की बात हम कभी छुपा नहीं पाते। देखो, सूखा में दो दृष्टिकोण बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि मॉनसून के वैगरीज, यानी मॉनसून की विभीषिका, मॉनसून का जो वेरिएशंस है, मॉनसून में वर्षा की परिवर्तनशीलता है। तो मॉनसून में जो वर्षा की परिवर्तनशीलता है, भारत में यही सूखा और बाढ़ का कारक है। एक्सट्रीमिटीज ऑफ मॉनसून रेनफॉल, वैगरीज ऑफ मॉनसून रेनफॉल, वेरिएशंस इन द मॉनसून रेनफॉल, इस तरह के शब्दों का प्रयोग बड़े बड़े शोधकों ने किया है कि भारत, जैसे मान लो अफ्रीका है तो अफ्रीका में सूखा, वहां मॉनसून का कोई मतलब नहीं बनता है। वहां का सूखा अलग है, हमारे यहां का सूखा अलग है। भारत में जो सूखा है वो वास्तव में कृषि सूखा है। हमारे यहां फसलों के विनष्टता या फसलों के क्रॉप फेलियर, वर्षाहीनता के कारण क्रॉप फेलियर को सूखा की संज्ञा दी गई है। सूखा कई प्रकार का होता है, लेकिन उस प्रकार को भी हम पढ़ेंगे। सूखा के स्टेजेस होते हैं, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम चला 1978 में, ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, ये चला।
उसमें कुछ अलग प्रदेशों को कवर किया गया, 5.56 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर किया गया। लेकिन वो जो सूखा है वो मीटरोलॉजिकल कंडीशन है, वो मौसमी दशा है, वो हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन है, वो हाइड्रोलॉजिकल सूखा है, जलीय सूखा है, जल का अभाव है। लेकिन जो हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे उसमें ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम वाले सूखा क्षेत्र को तो पढ़ेंगे ही, वो तो सूखा है ही। उसके साथ साथ बिहार में वर्षा बहुत है लेकिन इरिगेशन सिस्टम विकसित नहीं है, इसलिए वहां पर रेन फेड एग्रीकल्चर है। अब रेन फेड एग्रीकल्चर का मतलब क्या हो गया कि वर्षा आधारित कृषि है। वर्षा आधारित कृषि होगा और किसी वर्ष वर्षा नहीं हुई तो वहां क्या होना है? सूखा। किस प्रकार का सूखा? जलीय सूखा नहीं, मौसमी सूखा के कारण कृषि सूखा। तो बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, असम में, यहां भी सूखा है। लेकिन यहां का सूखा मौसमी सूखा नहीं है बल्कि कृषि सूखा है। तो भारत में सूखा को पढ़ने के लिए दृष्टिकोण अलग होगा। हम लोग उसको अफ्रीका के सूखा की तरह या यूनाइटेड नेशंस के परिभाषा को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे अर्थक्वेक में हमने यूनाइटेड नेशंस के परिभाषा को फॉलो कर लिया। यूनाइटेड नेशंस ने क्या कहा? डिजास्टर के परिभाषा में हमने यूनाइटेड नेशंस को फॉलो कर लिया। लेकिन भारत के संदर्भ में सूखा बिल्कुल अलग होगा। विषय को ग्रहण करने की कोशिश करो। सब कुछ में ये मत सोचो कि बस लिखवाते रहें और खूब लिखवाएंगे। लिखवाना मेरा परम धर्म है। बिना लिखवाए कोई विषय कोई भी स्टूडेंट नहीं सीख सकता है। लेकिन पहले समझना भी बहुत जरूरी है कि आप भारत में सूखा जब पढ़ने जा रहे हो तो हमारे सूखा का प्रसंग अलग होगा। प्रसंग में क्या है? एक तो वो जहां पर मौसमी सूखा है, जैसे राजस्थान है, परमानेंट ड्राउट है, बुंदेलखंड है, सूखा है, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सब सूखा क्षेत्र है। तेलंगाना का पठार सब सूखा क्षेत्र है। समझने के लिए बता रहे हैं आपको। लेकिन कुछ प्रदेश जहां पर रेन फेड एग्रीकल्चर है, रेन फेड एग्रीकल्चर जहां भी है वहां भी सूखा की संभावना होती है, भले ही वहां वर्षा 150 सेंटीमीटर एक्सपेक्टेड हो। मान लो कहीं पे, ध्यान से सुनना, सूखा शस्य क्या सिलेक्शन, क्रॉप सिलेक्शन, शस्य चयन पर भी निर्भर करता है। पहला मैंने बताया मॉनसून पर भी निर्भर करता है। दूसरा मैंने कहा कि परमानेंट मौसमी दशाओं पर भी निर्भर करता है। तीसरा मैंने कहा कि शस्य चयन पर भी निर्भर करता है। कैसे? ये बहुत रोचक है और ज्यादातर आर्टिकल्स आपको इसी पे अब मिलेंगे कि भारत में सूखा शस्य चयन पर निर्भर करता है। किसानों के फसल कौन सी बोई जाए इस बात पे निर्भर करता है। एक उदाहरण है, मान लो बघेलखंड में 90% वर्षा है, 90 सेंटीमीटर वर्षा है, 90 सेंटीमीटर वर्षा है, प्रतिशत नहीं। वहां एक वर्ष में लोगों ने देखा कि भाई 110 सेंटीमीटर वर्षा हो गई, यानी चावल हो सकता था इस बार। तो लोगों ने अगले वर्ष चावल लगा दिया और वर्षा हो गई 110 सेंटीमीटर, चावल हो गया, बघेलखंड में लोग खुश। अब अगले वर्ष फिर इन्होंने चावल लगा दिया, लेकिन बघेलखंड में वर्षा की मात्रा जो औसत है वो तो 90 सेंटीमीटर है। 90 सेंटीमीटर में तो चावल नहीं हो सकता है, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए चावल के लिए। और बघेलखंड तो 100 सेंटीमीटर आइसो हाइट के पश्चिम में है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है मॉनसून में। अब बघेलखंड में चावल कृषि विनष्ट हो गई, पानी के बिना हाहाकार मच गया, क्योंकि उस वर्ष बघेलखंड में 70 सेंटीमीटर रेन हो गया। 25% का वेरिएबिलिटी भारत में तो हो ही जाता है मॉनसून में। भारत में 25%
मॉनसून वर्षा की विविधता तो पाई ही जाती है, औसत विविधता है ये। इतना तो हर वर्ष एक्सपेक्ट करना है तुमको कि मान लो बिहार में 100 सेंटीमीटर होना है तो तुमको मालूम होना चाहिए कि 125 तक होगा। ये भी मालूम होना चाहिए कि 75 भी हो सकता है। वेरिएबिलिटी है ये, पॉजिटिव वेरिएबिलिटी, निगेटिव वेरिएबिलिटी दोनों हो सकता है। तो मान लो बघेलखंड में शुष्कता आई और एनुअल वेरिएबिलिटी निगेटिव था उस वर्ष, और बघेलखंड में 70 सेंटीमीटर ही वर्षा हुई। अब इस दशा में क्या होगा? इस दशा में वॉट सूखा, कृषि सूखा पड़ जाएगा। तो अब मान लो कि वहीं किसी किसान ने बघेलखंड में ही बाजरा लगाया था, ज्वार लगाया था, कॉटन लगाया था, जिसकी आवश्यकता ही है 60 सेंटीमीटर की। तो ये किसान तो बड़ा खुश है, इसके फसल तो विनष्ट नहीं हुए, इसके लिए तो सूखा जैसा कोई प्रकोप है ही नहीं। क्या आपके समझ में आया ये बात? आई ये बात कि सूखा शस्य चयन पर भी निर्भर करता है। सूखा का कई प्रारूप होगा, कई स्टेजेस होगा, हम बात करेंगे उस पर। लेकिन आप नोट्स बनाना शुरू करिए, आप लिखना शुरू करिए। सूखा क्या है, सूखा के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना क्या है, इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये तो हमारे किसी पुराने क्लास का है, बोर्ड पे लगा हुआ, ये नहीं देखना आपको। हमारा विषय ड्राउट, सूखा। सबसे पहले इसमें वही इंट्रोडक्शन, परिचय, उसके बाद परिभाषा, डीपीएपी का भी दिया जाएगा, यूनाइटेड नेशंस का भी दिया जाएगा, और भी परिभाषा दे सकते हो। हाई पावर्ड कमिटी टू डिजास्टर मैनेजमेंट, तो डीपीएपी की 3 परिभाषाओं को दिया जाए, नंबर कैसे नहीं आएगा। फिर सूखा के प्रकार, अवस्थाएं एवं कारण। कारण में आपको लिखना होगा मेट्रोलॉजिकल, मौसम संबंधित कारक। दूसरा हो जाता है टोपोग्राफिकल, स्थलाकृतियों की संरचना के कारण भी सूखा पड़ने की संभावना होता है। तीसरा होता है इडैफिक यानी मृदा संबंधित। कई प्रदेशों की मृदा ऐसी है, स्थलाकृतिक में ही इसी के अंतर्गत आएगा अपवहन तंत्र, जल तंत्र कैसा है, अपवहन तंत्र कैसा है। इडैफिक यानी मृदा संबंधित। चौथा है शस्य चयन, ये मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश किया। शस्य चयन पे आधारित सूखा। और फिर इसका एक कारण होगा इकोलॉजिकल, पारिस्थितिक कारक। आप वन का विनाश करोगे तो निश्चित रूप से आप सूखा का इन्विटेशन दे रहे हो। तो यह है सूखा के प्रकार, अवस्थाएं एवं कारण। फिर होगा
भारत में सूखा की इंसिडेंस ऑफ ड्राउट इन इंडिया, इंसिडेंस ऑफ ड्राउट इन इंडिया, भारत में सूखा की अवस्था या गहनता, जैसे भी लिखो। फिर आएगा DPAP ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, फिर है निवारण, सूखा से निपटने के उपाय कौन कौन से हैं। तो सूखा में ये हमारा स्ट्रक्चर होगा जिसमें सूखा के प्रकार, अवस्थाएं, कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और DPAP और निवारण। DPAP प्रोग्राम को ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, इसको लिख लो, ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम। और रिमेडीज क्या है? निवारण यानी रिमेडियल मेजर्स, रिमेडियल मेजर्स क्या क्या है, निवारण क्या है। तो आप लिखो सबसे पहले हम लिखवाते हैं आपको यूनाइटेड नेशंस का। आप एग्जाम में ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आप लिखो कि यूनाइटेड नेशंस के अनुसार, लिखो कि आपके अनुसार। और जो भी हम परिभाषा कहीं से लेते भी हैं उसमें निश्चित रूप से कुछ अपना क्रिएशन उसमें रहता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है छात्रों के लिए, उससे आकर्षण बनता है एग्जामिनर का। लिखिए सूखा एक प्राकृतिक आपदा है जो किसी प्रदेश के हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन, जलीय अवस्था, को दर्शाता है, जहां वाष्पोत्सर्जन का दर, अभी हमने थॉर्नथवेट से ले लिया, भूगोलवेत्ता हैं तो कहीं न कहीं विद्वानों को तो लाएंगे ही, जहां वाष्पोत्सर्जन का दर वर्षण की कुल मात्रा से कहीं अधिक है, अतः मृदा में, या लिखो अतः मृदा जल अथवा सॉइल मॉइस्चर बैलेंस, मृदा आर्द्रता संतुलन कृषि अथवा वनस्पतियों को पोषित करने में अक्षम है। इस पैराग्राफ को पढ़ो और हमारी तो प्रार्थना यही रहेगी कि एग्जामिनेशन में इस पैराग्राफ को जरूर लिखो। इस तरह का परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलेगा।
थॉर्नथवेट के संकल्पना को यूएन की संकल्पना से जोड़ दिया मैंने। थॉर्नथवेट का जो विचार है, जलवायु वैज्ञानिक रहे। आगे लिखिए। लिखो, सूखा जलीय चक्र की एक अवस्था है जिसमें सतही एवं भौम जल के अनुपस्थिति के कारण कृषि असंभावित एवं प्राकृतिक वनस्पति का भी क्षय होने लगता है। यानी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में ये एक दशा है, उस प्रदेश के जलीय चक्र की एक अवस्था हो गया ये सूखा। लेकिन आप देखो कि इस परिभाषा में भी वनस्पति और कृषि शब्द का प्रयोग हो ही रहा है। यानी सूखा का सीधे सीधे संबंध वनस्पति के पोषण से है, मृदा जल संतुलन से है। सूखा मतलब कृषि और वनस्पति का क्षय होना, जलाभाव में, उसी कहते हैं। अब लिखो, आईएमडी के अनुसार, आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार यदि किसी प्रदेश में वार्षिक वर्षा की विविधता, अब साइंटिफिक सब होने लगा ना, वार्षिक वर्षा की विविधता 75% अथवा अधिक हो, 75% अथवा अधिक हो, तब उस क्षेत्र को सूखा क्षेत्र घोषित किया जाता है। और यदि जुलाई के महीने में, जिसमें हाईएस्ट रेनफॉल होना चाहिए, यदि जुलाई के महीने में वर्षा की मात्रा उस महीने के माध्यवार्षिक वर्षा से, उस महीने के माध्य मासिक वर्षा से यदि 75% कम हो, तब कृषि सूखा की घोषणा की जाती है। कृषि सूखा की घोषणा की जाती है। कृषि सूखा घोषित हो जाएगा। अब तीसरा है हमारा हाई पावर कमेटी डिजास्टर मैनेजमेंट पे। इसकी परिभाषा है, जलहीनता की वह दशा जो कृषि, पशुपालन, उद्योग एवं मानव जनसंख्या
के सामान्य आवश्यकताओं को पूर्ण करने में अक्षम है, पूर्ण करने में अक्षम है। वह कृषि सूखा है, वह कृषि सूखा है। मुझे जब भी भूख लगती है मैं अपने लिफ्ट में जाकर के कुछ बादाम, आज सुबह सुबह कुछ कुकिंग नहीं कर पाया, लेट उठे, रात को मच्छर बहुत था। चलो, हमने आपको कई प्रकार से परिभाषाओं को दर्शाया। आप लोग भी इतना ज्ञान जरूर रखिएगा अब आइए सूखा के प्रकार, अवस्था एवं कारण। सबसे पहला है ये स्टेज भी होता है, इसको ग्राफ पर भी दिखा सकते हैं। सबसे पहला होता है मौसमी सूखा, और जब मौसमी सूखा लगातार 2-3 वर्षों तक रहेगी तो वही बन जाता है हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट, यानी जलीय सूखा। तो मौसमी सूखा से हो जाएगा जलीय सूखा, और जलीय सूखा से हो जाता है सॉइल मॉइस्चर रुको, इससे हो जाता है फिर एग्रीकल्चरल ड्राउट, कृषि सूखा, कृषि सूखा, और कृषि सूखा से हो जाता है सॉइल मॉइस्चर ड्राउट, यानी मृदा आर्द्रता सूखा, सॉइल मॉइस्चर ड्राउट। फिर हो जाएगा ये सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक सूखा, और सामाजिक आर्थिक सूखा के बाद जो कंडीशन होता है उसी को हम लोग कहते हैं फैमीन। फैमीन यानी हो गया दुर्भिक्ष की दशा, और इसके बाद हो सकता पूरा इकोलॉजिकल ड्राउट हो सकता है, और इसके बाद हमारे पास स्पेस ही नहीं रहा, क्या करें। तो आप यहाँ पे ऐसे बना दो आगे, और उसको यहाँ हम लिख देते हैं इकोलॉजिकल ड्राउट, है ना। इकोलॉजिकल ड्राउट। अब यहाँ से
जो ऊपर की ओर जाएंगे तो सूखा की गहनता एवं परिमाण में वृद्धि हो रही है, इस दिशा में वृद्धि हो रही है। और इसको दो भाग में बांटेंगे। यहां तक जो होता है ये कहलाएगा ये प्रबंधन योग्य है। प्रबंधन योग्य है। और इधर इस सेक्टर में यहां जाने के बाद हो जाता है विभीषिका। ये विभीषिका बन चुका है। तो इस डायग्राम को सबसे पहले आप बनाओ और इसकी व्याख्या भी करते हैं। आप कैसे में इसको देख लेते हैं। पुरुषोत्तम हम आपका देख नहीं पाया। अब इसकी व्याख्या करते हैं। सबसे पहले आओ और मीटरोलॉजिकल ड्राउट की बात करते हैं। लिखो, सामान्यतः यदि औसत वार्षिक वर्षा में 25% की विविधता हो, तब उसे मॉनसून की सामान्य परिवर्तनशीलता कहते हैं।
फिर लिखो, यदि परिवर्तनशीलता 25 से 50 सेंटीमीटर की है, यदि परिवर्तनशीलता 25 से 50 सेंटीमीटर की है, तब उसे गहन प्रभावित सूखा कहते हैं। सीवियरली अफेक्टेड सूखा हो जाता है। लिखो, और यदि नहीं, गहन प्रभावित नहीं, सॉरी, थोड़ा हिंदी ट्रांसलेशन में इश्यूज आ गया। अभी आपको हम लिख करके बताते हैं। कहाँ लिख दिया? देखो, आईएमडी का एक मैप है, इसमें है मीटरोलॉजिकल सूखा क्या है। इसमें मीटरोलॉजिकल सूखा का 3 प्रतिरूप बताया गया है। पहला है एक्सट्रीमली अफेक्टेड, यानी अत्यधिक प्रभावित। अत्यधिक प्रभावित जहां पे 75% से अधिक वर्षण विविधता प्राप्त होती है। औसत वार्षिक वर्षण विविधता। औसत वार्षिक वर्षण विविधता प्राप्त होती है, उसको एक्सट्रीमली कहेगा आईएमडी। फिर दूसरा है सीवियरली अफेक्टेड। सीवियरली अफेक्टेड, सीवियरली अफेक्टेड का मतलब है गहनता से प्रभावित, गहन प्रभावित। ये होता है 50 to 75%। अगर विविधता है तो 100 सेंटीमीटर होना था और रेनफॉल 50 सेंटीमीटर हो गया, तो सीवियरली अफेक्टेड सूखा है। तीसरा है मॉडरेटली अफेक्टेड। ये है व्हाट, सामान्य प्रभावित। ये है तुम्हारा सामान्य प्रभावित सूखा है इसमें, लेकिन ये एक प्रकार का सामान्य सूखा है जहां पे 25 से 50% तक वर्षा की विविधता प्राप्त हो रही है। और नंबर 4 है नॉट अफेक्टेड। नॉट अफेक्टेड जहां वर्षा 25% विविधता से 0 से 25% क्या वार्षिक विविधता प्राप्त हुई। 25% वार्षिक विविधता प्राप्त हुई, यह है नॉट अफेक्टेड। तो हम लोग सूखा का पहला प्रकार पढ़ रहे हैं, है ना। सूखा का प्रकार क्या है? सूखा का पहला प्रकार है मौसमी सूखा। दूसरा प्रकार क्या है? जलीय सूखा। हम लोग मौसमी सूखा का विश्लेषण कर रहे हैं और वह भी भारत के संदर्भ में। तो भारत के संदर्भ में मौसमी सूखा का अर्थ आईएमडी
इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो पुणे में है वो इसका क्राइटेरिया निर्धारित करती है, प्रतिमान बनाती है। तो ये है हमारा प्रतिमान। अगर किसी प्रदेश में 75% से अधिक औसत वार्षिक वर्षा की विविधता प्राप्त हो रही है तो उसको एक्सट्रीमली अफेक्टेड, इसका मतलब हुआ कि आप 100 सेंटीमीटर रेन वहां होना चाहिए था, वहां सिर्फ 25 सेंटीमीटर रेन हुआ है, सिर्फ 20 सेंटीमीटर रेन हुआ है, तो एक्सट्रीमली अफेक्टेड एरिया हो गया वो। इसी तरह से 4 प्रकार बनाए हैं, 4 कैटेगरीज बनाए गए हैं। ये आपको लिखना और याद रखना बहुत जरूरी है। आगे लिखिए, लिखो मौसमी सूखा भारत में मौसमी सूखा मॉनसून के क्रियाविधियों पर आधारित है या क्रियाविधियों का परिणाम है, मॉनसून मैकेनिज्म का रिजल्टेंट है। मेट्रोलॉजिकल ड्राउट इन इंडिया इज द रिजल्टेंट ऑफ मॉनसून मैकेनिज्म्स। अभी मैंने बताया कि वैगरीज ऑफ मॉनसून का जो एक्सट्रीम्स होता है, कभी ज्यादा रेन कभी कम रेन, उसका परिणाम है ये। अब इसमें लिखो का परिणाम है। तो लिखो मॉनसून क्रियाविधियां, मॉनसून की क्रियाविधियां क्या क्या होंगी। अब मॉनसून मैकेनिज्म एंड मीटेरोलॉजिकल ड्राउट, हम लोग अभी पढ़ वही रहे हैं, मौसमी सूखा ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको मॉनसून से जोड़ रहे हैं। तो मॉनसून के क्या क्या कंडीशंस होंगे। इसमें एक है लेट अराइवल, अर्ली विड्रॉल, यानी लेट अराइवल विलंबित आगमन और त्वरित प्रत्यावर्तन। विलंबित आगमन, त्वरित प्रत्यावर्तन, जैसे राजस्थान में होता है। इसका उदाहरण भी ले सकते हो, राजस्थान और जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, पश्चिमोत्तर भारत है, वहां पर लेट अराइवल, मॉनसून के आने में भी विलंब है। लेट से मॉनसून आएगा, जून के अंत में, जुलाई के फर्स्ट वीक में पहुंचेगा और 1 सितंबर को ही लौट जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से वहां पे 75 to 90 डेज रेनफॉल की संभावनाएं होती है। आपको मैंने मॉनसून पढ़ाया हुआ है। आप इसको लिखो कि कुछ प्रदेश जैसे पश्चिमोत्तर भारत, राजस्थान, इवन मालवा बुंदेलखंड का एरिया, जो दक्षिणी हरियाणा, साउथ वेस्टर्न यूपी, ये पूरा जो बेल्ट है, यहां पर प्रॉब्लम, यहां पे समस्या ही है कि लेट कमिंग ऑफ द मॉनसून, विलंबित मॉनसून का आना और पहले विड्रॉ हो जाना। दूसरा मॉनसून से रिलेटेड होगा मॉनसून ब्रेक। अगर जुलाई में, मॉनसून ब्रेक का अर्थ क्या है, मॉनसून ब्रेक का यानी मॉनसून ब्रेक में क्या है कि जुलाई के महीने में यदि वर्षा 75% से कम या जुलाई में 3 सप्ताह, 3 वीक तक वर्षाहीनता, 3 वीक तक वर्षाहीनता हो गई तो उसको मॉनसून ब्रेक कहते हैं। याद है या नहीं, मुझे लिख करके बताओ। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, मॉनसून ब्रेक के मैकेनिज्म को भी पढ़ाया हुआ है। तो मॉनसून ब्रेक के कारण भी सूखा उत्पन्न हो जाता है। तो मॉनसून से सूखा पर प्रभाव क्या है, पहला। दूसरा है मॉनसून ब्रेक। अब मॉनसून ब्रेक में लिखिए, ये मॉनसून ब्रेक सबसे ज्यादा प्रभावित कहां करता है, पूर्वी भारत, गंगा का मैदान,
सबसे ज्यादा ये प्रभावित करेगा पूर्वी भारत और गंगा का मैदान, मॉनसून ब्रेक से प्रभावित होता है। लिख लिया। तीसरा होगा अल नीनो प्रभाव। अल नीनो प्रभाव, अब अल नीनो हमने बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया है, तो हमारी उम्मीद है कि आप इस पे अच्छा करोगे। फिर डी है सब ट्रॉपिकल जेट, पछुआ जेट, पूर्वी जेट नहीं, सब ट्रॉपिकल जेट का दक्षिणी भाग का राजस्थान एवं गंगा के मैदान पर पहले प्रकट होना, अर्ली अपीयरेंस, पहले प्रकट होना, ये सब पढ़ाया हुआ है तुम लोगों को। तो हो गया डी। अब आइए ई में, लिखो ITCZ की अवस्थिति। ITCZ की अवस्थिति कैसे बन रही है? ITCZ अगर शिवालिक पे शिफ्ट हो गया तो शिवालिक पे रेन होगा, विंध्य पे शिफ्ट हो गया, विंध्य पे रेन होगा, गंगा के मैदान पे सूखा पड़ जाएगा। तो ITCZ की अवस्थिति आगे लिख लीजिए, जो कि पूर्वी जेट की अवस्थिति पर निर्भर करती है, तो जब तक आप भारत के सूखा को साइंटिफिकली नहीं पढ़ोगे और मॉनसून की क्रियाविधि से जोड़ करके नहीं पढ़ोगे, आपको नंबर कैसे आएगा? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि पेपर 3 GS में भी जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो ज्योग्राफी का ही विषय होना चाहिए। अब लोग उसको, कुछ लोग पवेड में घुसाने लगते हैं, वो कहां से ये एक्सप्लेन कर पाएंगे भाई? तो आपको लिखना है कि ITCZ की अवस्थिति जो कि पूर्वी जेट की अवस्थिति पर निर्भर करती है। फिर इसमें आएगा एक और पॉइंट आएगा कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले उत्पन्न होने वाले ट्रॉपिकल डिस्टरबेंसेस की संख्या, बनने वाले उष्णकटिबंधीय विक्षोभों की संख्या, अब ये प्रश्न बिल्कुल लाइकली है टू बी आस्क्ड। ज्योग्राफी ऑप्शनल में तो निश्चित रूप से पूछा जाएगा कि भारत में सूखे के प्रभाव को मॉनसून मैकेनिज्म, मॉनसून की क्रियाविधि से स्थापित करें। ये प्रश्न लोग लिख लो, आया नहीं है, आने वाला है। तो ये मॉनसून से संबंधित ये पॉइंट्स आप 1 2 3 6 पॉइंट्स आप याद रखना
और मुझे आशा है कि जो पहले क्लास जिन लोगों ने कर लिया है वो इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देंगे, और जिन लोगों ने नहीं किया है उनको घबराना नहीं है। उन लोगों को अपना ये पॉइंट लिख लेना है चुपचाप, और जब उनका टर्न आएगा तो वो अपने आप ही समझ जाएंगे। वैसे मैंने समझा तो दिया ही है, लेट अराइवल, अर्ली विड्रॉल कहाँ होगा, कैसे होगा। अल नीनो प्रभाव वो शायद ना समझ पाए, जेट वाला नहीं समझ पाए, ITCZ ना समझ पाए, तो आप लोग चुपचाप लिख लीजिए। अब यहां पर एक आवश्यकता होगी मैप बनाने की, तो एक मैप बनाइए। नंबर जब लूटना है एग्जामिनर से तो आपको ये सब साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखना, और ड्राउट को मॉनसून के क्रियाविधि के आधार पर एक्सप्लेन करना, और इससे भी इंपॉर्टेंट कि IMD क्या लिख रहा है, किस तरह से देखता है हमारे सूखा के प्रभाव को। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं रेनफॉल वेरिएबिलिटी रेनफॉल वेरिएबिलिटी मैप, इसको यहां हम बनाएंगे। आप भी एक मैप जल्दी से डायग्राम बनाओ।
ओ सॉरी, शायद हमारा माइक ऑफ हो गया था। चलो कोई नहीं, हम फिर से रिपीट करते हैं। आपको खैर मैप तो दिख ही रहा होगा, ज़्यादा कुछ मैंने नहीं बोला है अभी। ये रेनफॉल वेरिएबिलिटी मैप, यानी वर्षा की वार्षिक विविधता का मानचित्र आपको हम सिखा रहे थे। तो वर्षा की वार्षिक विविधता के मैप में हमने सबसे पहले मोटा लाइन से दिखाया। ये देखो, ये 25% का लाइन सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है। यहां ये है ना, ये 25% का है, और दूसरा यहां देखो 25% का है। ये जो हम इसमें थोड़ा डॉट्स लगा देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए कि 25% वाला जो एरिया है वो सब दिखना चाहिए। ये 25 to 30 हो गया, और इधर आओगे तो 30 to 40 हो गया। तो अगर हम 25 वाले का लाइन का कलर ही कुछ और कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा शायद। ये देखो, ये मैंने, क्योंकि 25 वाला ही सबसे इम्पोर्टेंट है, कि 25% जो है ना, ये इसके इधर फ्लड है, इधर ड्राउट है। मोस्टली फ्लड ड्राउट को 25% के एनुअल वेरिएबिलिटी रेनफॉल के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इस मैप को ड्रॉ करो, ऊपर में भी ऐसे ही आएगा। यहाँ पे तो ये होगा 30, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 60% वेरिएबिलिटी। ऊपर में भी वेरिएबिलिटी, परिवर्तनशीलता इसी प्रकार की है। और यहाँ पर थोड़ा सा एरिया आप ले लोगे तो ये 30% वेरिएबिलिटी है। ये 30% वेरिएबिलिटी वाला यहाँ भी है। तो इस मैप को आप बनाओ। यहाँ पे 20 है और यहाँ भी 20% वेरिएबिलिटी है। तो ये जो भाग है ये 15% वेरिएबिलिटी यहाँ है। ये भाग 15% वेरिएबिलिटी है। संबंध क्या है? मतलब एवरेज एनुअल रेनफॉल जितना हाई होगा उतना ही एनुअल वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल कम होगा। दोनों का रिलेशनशिप क्या है? औसत वार्षिक वर्षा विद क्रमानुपाती है। औसत वार्षिक विविधता से, यानी जितनी अधिक वर्षा होगी उतनी विविधता कम होती है। इसको याद रखना है। और आपको फॉर्मूला है इसका कि हम लोग वार्षिक विविधता का मापन कैसे करते हैं।
तो उसका है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, मीन यानी माध्य, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन, मानक विचलन अपॉन मीन इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है वार्षिक विविधता को मापने का। तो वार्षिक विविधता के इस मैप को अगर आप सीख जाते हो तो आपको फ्लड में, ड्राउट में, मॉनसून में कई जगह काम आएगा। ये मैप जैसे ही बन जाए मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो। आपको मैंने ड्राउट का जो पहला प्रकार है उसको पढ़ाया। अब आप आइए और इसको देखिए। अब वर्षा का विविधता का जो मैप मैंने आपको दिया उसके आधार पर आप चिन्हित कर सकते हो कि कौन सा भाग भारत में एक्सट्रीमली अफेक्टेड होगा, कौन सा भाग गहन प्रभावित है, कौन सा सामान्य प्रभावित है और कौन सा नॉट अफेक्टेड है। तो इसके लिए एक मैप की और आवश्यकता होगी। एक मैप आप और बनाओ। ज्योग्राफी का मीनिंग ही है ना जियोग्राफी। भूगोल में अगर ग्राफिक्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो फिर भूगोल में मार्क्स भी उतने अच्छे नहीं आएंगे। ये जो पूरा भाग है इसको हम लोग दिखाते हैं यह स्थायी सूखा। यह स्थायी सूखा का भाग हो गया। और ये जो भाग है ये होता है ये भाग और यहां वाला ये भाग। तो ये जो दो भाग है ये कहलाएगा एक्सट्रीमली अफेक्टेड, अत्यधिक प्रभावित। अत्यधिक प्रभावित भाग है।
और ये जो हमारा भाग है और ये जो हमारा भाग है, ये सब गैर प्रभावित है। ये सब गैर प्रभावित में ही आएगा। 25 के नीचे वाला जितना भी है ये सब गैर प्रभावित है। अरे एक्सट्रीमली अफेक्टेड यहां है, स्थायी सूखा वाला। ये जो वाइट से मैंने क्रॉस किया हुआ है, और क्रॉस प्लस बिंदु का जो ये भाग है ना, ये कहलाएगा क्रॉस और बिंदु वाला जो भाग है ये कहलाएगा गहन सूखा। ठीक से देखो, ये भाग है, ये अत्यधिक एक्सट्रीमली अफेक्टेड वाला भाग है। ये सब एक्सट्रीमली अफेक्टेड वाला भाग है, और ये है गहन सूखा वाला। और बाकी जो ये रह गया सिर्फ डॉटेड वाला रीजन, ये डॉटेड रीजन जो सिर्फ रह गया, तो ये डॉटेड रीजन हमारा है, ये कहलाएगा सामान्य प्रभावित। एनुअल वेरिएबिलिटी रेनफॉल मैप के आधार पर आप इसका वर्गीकरण कर सकते हो। इस डायग्राम, इस मैप को भी बनाइए, और ये भी तुम्हारा वही है, ये सब भी स्थायी सूखा का ही प्रदेश है। ये सामान्य प्रभावित है ये भाग। आइलैंड वाला भाग सब गैर प्रभावित है। आइलैंड को भी दिखाना चाहिए। तो एक मैप ये भी। अब आप देखो कि मॉनसून और मॉनसून की क्रियाविधियों से संबंधित भारत में सूखा और सूखा का वितरण और सूखा की स्थिति को किस प्रकार से दर्शाना है, किस प्रकार से लिखना है, आईएमडी का अप्रोच क्या है, हम अभी उस पर ही बात किए जा रहे हैं। यानी भारत के फिजिकल ज्योग्राफी को रिलेट कर रहे हैं, मॉनसून को रिलेट कर रहे हैं सूखा के साथ। मेरे लिए बड़ा आसान था कि सूखा पढ़ाने के क्रम में सूखा क्षेत्र दिखाओ और जन धन हन की क्या हानि हो रही है उस पर भाषण देकर के निकल जाओ, नीतियां क्या है बोल दो। लेकिन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो जब ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो उसका अप्रोच अलग हो जाता है, और ये अप्रोच सबको मालूम होना चाहिए। चलो, तो पहला सूखा तो हमारा ये था। दूसरा सूखा पे आओ। दूसरा सूखा हमारा है, पहला सूखा था मीटरोलॉजिकल ड्राउट, जो हमने आपको पढ़ाया अभी तक। दूसरा सूखा हमारा है, हमने ये आपको पढ़ा दिया, स्टेज 1 था ये स्टेज 2 है। समझाते हैं आपको। यदि मॉनसून की नेगेटिव वेरिएशन इन रेनफॉल, मॉनसून का जो नकारात्मक वर्षा हो रही है, नकारात्मक विविधता है वर्षा में, यानी सामान्य वर्षा से जब वो 75% कम लगातार वर्षा कर रही है, 50% तक कम वर्षा कर रही है, लगातार कई वर्षों तक कम वर्षा हो रही है, तो वही मौसमी सूखा जन्म देता है किसको? जलीय सूखा को। और जलीय सूखा का अर्थ होता है कि भौम जल, जलीय सूखा का 2 पार्ट होगा। पहला होगा कि भौम जल और दूसरा सतही जल। 2 स्टेज इसका भी होता है, पहले सतही होगा, इसका भी 2 स्टेज होता है, इसके अंदर में भी सतही जल और भौम जल।
तो हाइड्रोलॉजिकल सूखा में पहले तो सतही जल सूख जाएगा, उसके बाद भौम जल सूख जाता है। तो सतही जल का मतलब हुआ जैसे तालाब, लेक, झील, ये सब सूख रहा है। भौम जल का मतलब है अंडरग्राउंड वाटर, आपका पंपिंग सेट, आपका ट्यूबवेल, ये सब कुआं, ये सब सूख रहा है, तो आपका भौम जल सूख जाता है। तो हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट का कंडीशन क्यों आता है? जब मॉनसून रेनफॉल लगातार फेल करता है कई वर्षों तक, तब कंडीशन आ जाता है हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट का। अब चूंकि नहर सिंचाई है बहुत सारे क्षेत्रों में, तो नहरों के कारण भी ग्राउंड वाटर लेवल या जो एक्वीफर कहते हैं, जो जल ग्राहक चट्टानें होती हैं धरती के अंदर में, जो पोरस रंध्रता युक्त चट्टानें होती हैं धरती में, वो रिचार्ज हो जाती हैं कई बार नहरों के कारण, कई बार नदियों में जल आने के कारण। तो उसके कारण हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन कई बार मेंटेन रह जाता है, कई बार वो सूखता नहीं है। जैसे राजस्थान हरियाणा में वर्षा न भी हो तब भी हाइड्रोलॉजिकल सूखा नहीं पड़ता है और वहाँ पानी रहता ही रहता है। लेकिन अगर लगातार मौसमी सूखा है तो हाइड्रोलॉजिकल सूखा फिर आ ही जाएगा। तो और हाइड्रोलॉजिकल सूखा जब आ जाएगा, यानी सतही जल, भौम जल खत्म हो गया, तो कृषि सूखा हो गया। तब आप कैसे करोगे कृषि? और कृषि सूखा जब जलीय सूखा से ही कृषि सूखा उत्पन्न हो जाता है। और जब कृषि सूखा हो गया, फसल नहीं लगा रहे हो, तो आपकी जो मिट्टी है वो वायुमंडल को एक्सपोज हो गई, सूर्यातप को एक्सपोज हो गई। तो मिट्टी की जो आर्द्रता है वह भी वाष्पीकृत हो जाएगी, और उस क्षेत्र में मिट्टी में आपको दिखेगा कि क्रैक्स, दरार, चटकन, सूख रही है मिट्टी, धरती फट गई, ऐसी दशाएं दिखने लगती है। उसी दशा को हम लोग सॉइल मॉइस्चर ड्राउट कहते हैं। और जब उस तरह से मिट्टी फट गई तो आप देखो कि वो कैसी दशाएं बनाएंगे। सोशियो इकोनॉमिक ड्राउट आ जाएगा, सामाजिक आर्थिक सूखा आ जाएगा। फसल नहीं है, अन्न नहीं है, आर्थिक क्रियाएं प्रभावित हो रही है। आर्थिक क्रियाएं प्रभावित होती है तो सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाएं प्रभावित होने लगती है। पूरा जो वातावरण है, जो सांस्कृतिक पर्यावरण है उस क्षेत्र का, जो आर्थिक दशाएं हैं उस क्षेत्र की, उसमें लगातार क्षय होना शुरू हो जाता है। और जो बफर स्टॉक रखते हैं लोग, वो बफर स्टॉक भी धीरे धीरे कंज्यूम होने लगता है, बफर स्टॉक भी खत्म होने लगता है। तो बफर स्टॉक खत्म हो जाएगा तो उसके बाद की जो दशा होती है वो एक बहुत भीषण दशा है, उसको हम लोग दुर्भिक्ष कहते हैं। दुर्भिक्ष में होता है खाद्य संकट, ये खाद्य संकट प्लस जल संकट। खाद्य संकट और जल संकट, इन दोनों का जब कंबाइंड इफेक्ट उपस्थित हो जाता है तब उसको हम लोग कहते हैं दुर्भिक्ष। और दुर्भिक्ष में तो कुछ भी हो सकता है, सिविल वॉर हो सकता है, महामारी फैल सकती है। खाद्य संकट, जल संकट और दुर्भिक्ष का परिणाम क्या होता है? महामारी, भूखमरी, मानव का प्रवसन, वनस्पति एवं पशुधन का विनाश। और संभावना क्या हो सकता है? यहां पर संभावना हो सकती है कि सिविल वॉर क्या हुआ? गृह युद्ध। अफ्रीका में होता है ना, फैमिन के आने से वहां गृह युद्ध शुरू हो जाता है। डारफुर का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, पूरा देश ही टूट गया डारफुर के कारण। डारफुर में सूखा लगातार पड़ते रहा, जल संकट हुआ, सिविल वॉर हुआ, ट्राइबल वॉर हो गया और अंत में सूडान टूट गया। साउथ सूडान 2 देश बन गए। तो वहां गृह युद्ध का मूल कारण तो यही था ना, फैमिन था, सूखा था। इसी को दुर्भिक्ष की दशा कहते हैं। दुर्भिक्ष आपके पेपर 1 में, ध्यान से सुनना, पेपर 1 में एक बड़ा टॉपिक है। तो हम पेपर 1 के फैमिन को अभी समझो पढ़ा रहे हैं, वहां भी पढ़ा देंगे, लेकिन आप इस लिंक को जरूर समझ लेना। ज्योग्राफी इस तरह का विषय ही है कि आपको पेपर 2 में बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो उसका उपयोग पेपर 1 में करना होगा। पेपर 1 के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पेपर 2 में यूज करने होंगे। आपको ओवरऑल एक ऐसा स्टूडेंट बनना है जिसको कि ये
नॉलेज बेस उसका स्ट्रांग हो और प्रश्न पेपर 1 में आए, पेपर 2 में आए, कहीं भी आए। अब पेपर 1 में मान लो फैमिन आ जाता है तो वहां भी है, तो वहां भी तो ये आप डाल सकते हो ना ग्राफ को, वहां भी आप ये विश्लेषण कर सकते हो। लेकिन वहां जब विश्लेषण करोगे तो मौसमी सूखा के हम अंदर में चले गए, आईएमडी का चर्चा करने लगे और आईएमडी के क्राइटेरिया पर पढ़ाने लगे, मॉनसून पे पढ़ाने लगे। ये आपको नहीं करना है। आपको मौसमी सूखा, हाइड्रोलॉजिकल सूखा, कृषि सूखा, मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर ड्राउट, सोशियो इकोनॉमिक ड्राउट को पढ़ाते हुए दुर्भिक्ष पहुंच जाना है और वहां उसके दुर्भिक्ष के प्रभाव को बताना है। तो दुर्भिक्ष में ही पूछता है ना, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ फैमिन, दुर्भिक्ष के कारण और दुर्भिक्ष के प्रभाव का वर्णन। यहां पे मैंने आपको एक केस स्टडी भी बता दिया, डारफुर प्रांत का, साउथ सूडान का। आप चाहो तो उसके डिटेल को इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। उसके बाद की स्थिति बनती है, फैमिन के बाद की स्थिति बन जाती है, वो है इकोलॉजिकल ड्राउट, यानी पारिस्थितिक सूखा। अब पारिस्थितिक सूखा का मतलब है कि पूरे पारितंत्र का ही विनाश, और इसके बाद की जो दशा बनती है उसका परिणाम होता है, वो होता है मरुभूमीकरण। मरुभूमीकरण। अब देखो कितना सुंदर लिंक बन गया है। पारिस्थितिक सूखा का मतलब है कि सारे वनस्पति, सारे मानव, सारे जो वहां मृदा, सब कुछ विनष्ट हो गया है, पशुधन सब लगभग विनष्ट हो गया है। फैमिन में तो आप देखोगे कि वल्चर्स चारों तरफ गांव के बाहर मंडराने लगते हैं। दुर्भिक्ष का ये दशा होता है। इकोलॉजिकल ड्राउट, मरुभूमीकरण, इसको पढ़िए। और इसका विश्लेषण करिए। इसी तरह से हमने आपको इस मॉडल को समझा दिया और मॉडल समझाने के बाद आपको लिखवा देते हैं। आप लिखिए हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट। हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट पे लिखिए। किसी भी साधारण विषय को भी कैसे विशिष्ट बनाया जाए और साधारण विषय में भी कैसे प्राण फूंकना है, और आपकी लेखनी बाकी छात्रों के लेखनी से कैसे अलग लिख रही है, कितने प्रभावपूर्ण शब्दावली का प्रयोग हो रहा है, कितने प्रभावपूर्ण मैप्स, डायग्राम्स बन रहे हैं, एनुअल वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल का मैप, और उसका अगर आप फॉर्मूला देने लगोगे और ड्राउट के इस तरह से स्टेजेस को दिखाओगे, कौन एग्जामिनर प्रसन्न नहीं होगा ये बताओ। आईएमडी के क्राइटेरिया को डालोगे, सूखा से फैमिन तक का लिंक बताओगे, मरुभूमीकरण तक बताओगे, कौन एग्जामिनर इंप्रेस नहीं होगा। और इसके बाद क्या शेष रह जाता है, और तुम क्या ही रिसर्च कर लोगे और क्या ही पढ़ लोगे और क्या ही एडिशन करोगे इसमें। इसलिए हम बार बार समझाते हैं कि आप लोग हमारे नोट्स पे पूरी आस्था से उसको पढ़िए और बहुत कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। जितना करवाया क्लास में उसी से कुछ रिलेट करके प्रश्न घुमा करके पूछेगा। तो जब प्रश्न घुमा करके पूछे तो आपको घूमना नहीं है, आपको समझना है कि मुझे लिखना कैसे है। अभी हम एक सेशन सैटरडे को रखने वाले हैं, क्वेश्चन पेपर पिछले वर्षों का उठा करके बात करेंगे, इंडिया फिजिकल पे बात करेंगे, कॉन्टेम्पररी इश्यूज पे बात कर लेंगे। तो आप लिखो जलीय सूखा। जलीय सूखा में लिखो, यदि मौसमी सूखा का रिकरेंस, मौसमी सूखा की बारंबारता, आवृत्ति दो से 5 वर्षों तक प्राप्त होगी
तब उस क्षेत्र में जलीय सूखा तब उस क्षेत्र में जलीय सूखा कहते हैं, जिसमें सतही जल जैसे तालाब, झील, सतही जल एवं भौम जल, ट्यूबवेल, कूप, कुआं, भी सूख जाते हैं। तीसरा लिखो, तीसरा है कृषि सूखा। देखो, सतही एवं भौम जल के अभाव में फसल चक्र, क्रॉप फेलियर का हिंदी क्या होगा? फसल का विफल होना, फसलों की पता नहीं असफलता। तो क्रॉप फेलियर के कारण फसल नहीं हो सकेगा, उसको कृषि सूखा कहते हैं। देखो, सिंचाई जल का अभाव, वर्षा जल का अभाव, ये दोनों अभाव हो गया ना, वर्षा जल का भी, सिंचाई जल का भी। तो इस कंडीशन में सूखा आ गया, कृषि सूखा कहेंगे उसको। यहां पे जरूर लिख दो कि IMD के अनुसार, दोबारा रिपीट करवा रहे हैं, यदि 75% नेगेटिव वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल हो, वर्षा में, वार्षिक वर्षा में नकारात्मक परिवर्तनशीलता हो, तब भी कृषि सूखा कहा जाता है। ठीक है, ये भी कृषि सूखा है। नेक्स्ट, सॉइल मॉइस्चर ड्राउट। लिखो, फसल की अनुपस्थिति में मृदा का जल भी वाष्पीकृत हो जाता है तथा मृदा क्षरण, मृदा के माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव विनष्ट हो जाते हैं। मृदा की उत्पादकता, मृदा में जल संतुलन, जल संतुलन खत्म हो जाते हैं तथा मृदा में भ्रंश, चटकन, सूख करके टुकड़े में बंटना,
पथरीला हो जाना। हिंदी हमारी थोड़ी सी तंग है, लेकिन फिर भी आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। थोड़ा बहुत एक दो शब्द कहीं लगे तो आप लोग प्लीज उसको देख लेना। नेक्स्ट, उसके बाद है सॉइल मॉइस्चर ड्राउट है। उसके बाद है सोशियो इकोनॉमिक ड्राउट, सामाजिक आर्थिक सूखा। लिखो सोशल स्ट्रेस, सामाजिक सूखा पर मैंने तो प्रवचन तो दे ही दिया है, आप इसको लिख लो कि सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिवेश, ताने बाने, फैब्रिक्स टूटने लगते हैं और कॉम्युनल राइट्स, जातीय संघर्ष, आर्थिक भेदभाव, वर्ग विरोध, ये सब शुरू हो जाता है। वर्ग विभेद, वर्ग विरोध, कुछ लोगों के पास मान लो थोड़ा बहुत सरप्लस है तो वो खा पी रहा है, तो दूसरा वर्ग जिसको बिल्कुल नहीं है वो तो उसको मारेगा, हत्या करेगा, आक्रमण करेगा। और फिर है फैमीन, दुर्भिक्ष। तो लिखो दुर्भिक्ष वह दशा है जब जल संकट, अन्न संकट एवं सामाजिक आर्थिक संकट सभी उत्पन्न हो जाते हैं। समझा तो दिया ही है। तथा महामारी, भूखमरी, महामारी एवं भूखमरी की दशाएं व्याप्त हो जाती है। वनस्पति एवं पशुधन का विनाश, गृह युद्ध की दशा, प्राकृतिक वनस्पति का विनाश, दुर्भिक्ष के सूचकांक होते हैं। इंडेक्स ऑफ फैमीन बोलते हैं उनको, दुर्भिक्ष के सूचकांक होते हैं। और फिर है इकोलॉजिकल ड्राउट, पारिस्थितिक सूखा। पारिस्थितिक सूखा जिसका अर्थ है, पारिस्थितिक सूखा का अर्थ है संपूर्ण पारितंत्र का विनाश। जिसमें पारितंत्र के जैविक घटक और कुछ हद तक अजैविक घटक जैसे मृदा, जल, ये सब विनष्टता की ओर है। लिखो जिसका अंतिम परिणाम मरुभूमीकरण होता है, जिसका अंतिम परिणति, जिसकी अंतिम परिणति मरुभूमि होती है। या मरुभूमीकरण होती है। शेष जो इसमें रह गया है आगे डीपीएपी प्रोग्राम और डीपीएपी प्रोग्राम की नीतियां और सूखे से बचने के उपाय क्या है, रिमेडियल क्या है, ये हम कल के सेशन में लेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।